हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा बल एवं गति के नियम से रिलेटेड जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर भी पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है, तो इसके अंदर से भी जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले था ही नहीं। तो जो पिछले सालों में आए हैं, जब से ये ऐड हुआ है, वो हमारे पास क्वेश्चन हैं, उनको कराएंगे। और जो क्वेश्चन आने की संभावना है इसके अंदर से, जो क्वेश्चन इसके अंदर से ज़्यादा ऐसे हैं कि जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर से कराएंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जो आपने 9th और 10th क्लास में भी इस तरह की ये चैप्टर्स पढ़े थे, तो लगभग वही चैप्टर है। थोड़ा बहुत इसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो पिछले सालों में भी एक दो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो उसी टाइप की जो क्वेश्चन है हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। 50 में से 50 नंबर लाने हैं आपको। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नंबर 1 आना है। तो जब नंबर 1 आना है तो फिर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन तो अगर छूट गया तो मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए आपको, तो चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर ही दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि आप उस लाइन में हैं कि मैं सब्जेक्ट का, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनूं, अपने कॉलेज का टॉपर बनूं, तब आप एक भी नंबर को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो हल्का कर लें या उसको ना करें। हमें हर क्वेश्चन करना ही होगा। तो इस चैप्टर को, बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन फिर भी हल्के में ना लें, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि कई बार दिक्कत कर देता है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देर नहीं करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच का, बहुत अच्छा बैच चल रहा है। आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपके कमेंट देख रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने दिए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपने जो मुझे एनर्जी मेरे अंदर भर दी है, वो कमेंट कर करके, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर करके, उस एनर्जी के कारण ही मैं अब आपको और एनर्जी के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और मैं बूस्टअप हो गया हूं उन कमेंट्स को पढ़ करके। और अब आपके सामने में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर होंगे, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका मैं पूरा तरह से ध्यान रखता रहूंगा, और मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप सब पास हो जाएं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में आपका नाम आए। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का चैप्टर बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो आया हुआ है ये पिछले वर्षों में, कहने को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाई स्कूल क्या 9th 8th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये इतना आसान क्वेश्चन है। आसान तो है पर आया हुआ है, तो इसलिए एक बार इसको देख जरूर लेना। वो क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करना, है ना। 1 न्यूटन की परिभाषा लिखने को आई थी। ठीक है, 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होती है वो लिखने को आई थी। तो बहुत आसान है, ये तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या लिखेंगे, आपको पता है कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम मास की वैल्यू कितनी मान लें, 1 किलोग्राम मान लें, तो F = कितना हो जाएगा, A। ठीक है, 1 मिनट। A को कितना मान लें, यहीं पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लें, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन। यहां से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन की परिभाषा हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, कि यदि किसी बॉडी जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे 1 न्यूटन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल एकदम। ठीक है, तो यह है परिभाषा 1 न्यूटन की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, आवेग, इंपल्स जिसे कहते हैं हम, इंपल्स की डेफिनेशन भी पूछी गई है। तो इंपल्स की डेफिनेशन आपको पता होगी बिल्कुल।
बहुत सिंपल है, आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी, जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज आया, संवेग में कितना चेंज आया, जितना चेंज आता है उसी को हम कहते हैं आवेग। तो ये इस तरह की कुछ डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये डेफिनेशन भी हमें याद कर लेनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए जो पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है इनमें, डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। ये तो आपको सीधी सीधी परिभाषाएं लिखनी है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन जो आया है वो है संवेग संरक्षण का नियम, है ना, संवेग संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम क्या है ये बताना है। तो कंजर्वेशन का नियम क्या है, सिंपल लॉ है कि अगर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाई जाए, बाहर से कोई भी फोर्स काम ना करे, तब किसी भी बॉडी का जो संवेग है यानी मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी P इज इक्वल टू एम इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी भी बॉडी का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए। क्लियर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसके अलावा और जो क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है वो है सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इस चैप्टर में बेसिकली मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं वो बताने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो सब आपको इस चैप्टर के आते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर से कौन कौन से या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर में वही चीज़ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। सेकेंड लॉ बहुत बार पढ़ चुके आप, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो सेकेंड लॉ इसको भी जरूर कर लें, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जिस लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं ये क्वेश्चन भी उसी लेवल को फॉलो करता है। तो सेकेंड लॉ आपको पता है क्या है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, इसको कंप्लीट करना, पूरा लॉ लिखना, ये लिखना, और अगर 5 नंबर में आता है तो इसको प्रूफ भी जरूर करना। ठीक है, ये है आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको और समझते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के। मोमेंटम के बारे में आ जाता है इसमें, और इनर्शिया के बारे में भी आ जाता है इसके अंदर से, कि इनर्शिया क्या होती है। उसके एग्जाम्पल कई बार आ जाते हैं कि इनर्शिया यहाँ का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे रेस्ट की इनर्शिया होती है कि कोई आप बस में जा रहे हैं, अचानक से बस रुकती है तो आप आगे की तरफ को गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं, पीछे की तरफ को जब रुकी हुई बस चलती है तो पीछे की तरफ को गिरते हैं, तो क्यों गिरते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दो बिलियर्ड गेंदें जिनमें प्रत्येक की सहती 0.05 किलोग्राम, सहती मीन्स मास, है ना। 2 बिलियर्ड की बॉल हैं और उनमें यानी m1 इज इक्वल टू m2, उनका जो मास दिए हैं 0.05 किलोग्राम दिए हैं। ठीक है,
6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। एक बॉल ये थी और एक बॉल ये थी, अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही हैं। कितनी कितनी वेलोसिटी इनकी? u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, u1 इज इक्वल टू u2। और संघट के पश्चात यानी कोलिजन के पश्चात उसी चाल से वापस लौट जाती हैं और उसके बाद इनमें आपस में कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद ये वापस लौट जाती हैं। एक इधर को लौट जाएगी और एक इधर को लौट जाएगी, ठीक है, उसी चाल से लौटेंगी। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है? कितना आवेग लगाती है, इंपल्स निकालना है। कितना इंपल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया था आपने। कितना? डेल्टा पी, डेल्टा पी, ठीक। अब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है? एम और V2 माइनस V1 या U2 माइनस U1, लेकिन U2 माइनस U1 नहीं करें इसको, क्योंकि यहां पर दो चाल हो गई, एक टकराने से पहले और एक टकराने के बाद, तो इसको V माइनस U लिखें, ठीक है। M कितना है यहां पर वैल्यू रख लें। M की वैल्यू कितनी है? 0.05 और V की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। और जब वापस लौटी 6 मीटर पर सेकेंड, और जब वो टकराने की तरफ गई थी तब भी 6 मीटर पर सेकेंड थी। तो इनमें से किसी एक को माइनस आपको लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस ले रहे हैं तो इनको माइनस लेना होगा। मान लेते हैं आपने इसको माइनस ले लिया तो कोई बात नहीं, किसी को भी आपने माइनस ले लिया तो कितना हो गया? 12, और 12 की मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इंपल्स आ गया, ये आ गया इंपल्स। तो इस तरह से आपका देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। यहां पर क्या टेक्निकलिटी है कि यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि जब ये इस डायरेक्शन में चल रही थी तब इनकी जो वेलोसिटी है, और जब डायरेक्शन चेंज कर दी इन्होंने तब इनकी डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा। तो एक माइनस साइन का फर्क आएगा, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा यहां पर, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। आपको एग्जाम से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके जो क्वेश्चन हैं टोटल पैटर्न आपको पता ही है। 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 करने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं, वो 5 नंबर का होता है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 2 करने होते हैं, वो भी 5-5 नंबर के होते हैं। ऐसी 5वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है, 10 करने। दूसरे में से 7 क्वेश्चन है, 5 करने। तीसरे में से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन है, 2 करने। फोर्थ में से 3 क्वेश्चन है, 2 करने। 5वें में से 3 क्वेश्चन है, 2 करने। ये आपका पैटर्न है एग्जाम। इतने क्वेश्चन आपको करने होंगे और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के होंगे, ये वाले 2 मार्क्स के होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स मीन्स ये टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा और ये भी 10 का हो जाएगा। तो आपके टोटल मार्क्स 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार सॉल्व किया हुआ है, बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। उस क्वेश्चन को हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका हाई स्कूल लेवल पर आता ही था, चाहे वो 9th में पढ़ा हो आपने, चाहे 10th में पढ़ा हो, वो क्वेश्चन आता ही था। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो बार बार पढ़ा है, यहाँ पर भी आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है वो। क्वेश्चन है कि ये दिखाना है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। मैं लिख देता हूं, दिखाइए किसी स्वतंत्रता पूर्वक
गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ये है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के साथ जब हमने किया था उसको जरूर देखें, क्योंकि वहां पर डिटेल में मैंने इसको बताया था। तो यहां पर चूंकि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसलिए इसको उतने डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर हमारे कम हो जाएंगे और आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटें एग्जाम में। तो उस तरह की लेवल हम लेना चाहते हैं। तो इसका ये जो ऊर्जा है जो आपने हाई स्कूल लेवल में की थी उसमें कोई चेंज नहीं है, या 9th लेवल में की थी उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम उसी मेथड से करना है। यानी यहाँ पर कोई बॉडी थी और उसको जब ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है तो तीसरा एक पॉइंट ये सी मान लेते हैं, तो हम ए पॉइंट पर दोनों ऊर्जाओं का सम निकालते हैं, बी पॉइंट पर दोनों ऊर्जाओं सी पॉइंट पर निकालते हैं और फिर बी पॉइंट पर निकालते हैं। यही किया था, आपको ध्यान होगा कि ए पॉइंट पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही तो काम किया था हमने कि यहां पर दोनों ऊर्जाओं का सम निकाला, यहां पर दोनों ऊर्जाओं का सम निकाला, यहां पर दोनों ऊर्जाओं का सम निकाला। बिल्कुल ठीक है, यही किया होगा आपने। और यहां पर और यहां पर और यहां पर तीनों जगह ऊर्जाओं का जो सम है यानी कुल ऊर्जा तीनों जगह बराबर आई थी आपकी। और फिर आपने कह दिया था कि किसी भी स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है यानी बराबर रहती है। तो वही काम यहां पर करना है आपको, कुछ नहीं। यहां पर निकालना है काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से यहां पर निकालेंगे। यहां पर जब निकालेंगे तो आपको वेलोसिटी ले लेंगे, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो मेथड वही है, मैं इसको आपको इसीलिए करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है और जो लेक्चर है उसमें भी आप एक बार देख लें जरूर, क्योंकि वहां पर ज़्यादा डिटेल में है और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पर उतना क्लियर फिर क्योंकि शॉर्ट में करेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा। मैं इसीलिए कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये डिटेल में नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी लोन, जो लोन होता है घर के आसपास या जो पिच होती है जैसे, उसके ऊपर रोलर चलाया जाता है तो धकेलने की अपेक्षा खींच कर ले जाना आसान होता है ना। अगर रोलर को धकेलने की जगह अगर खींच कर ले जाया जाए तो वो आसानी से खिंच जाता है। ठीक है ना, अगर आप धक्का देना चाहें तो आसानी से नहीं धक्का दिया जाएगा, खिंच जाएगा आसानी से। तो इसका क्या कारण है उसको भी आप जरूर देख लें कि क्या कारण है इसका, बताएं कि क्या कारण है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो क्या होता है, जो फोर्स है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, जब हम खींचते हैं तब चूंकि टेंजेंशियली चीज़ें चलती हैं यानी स्पर्श रेखी चलती हैं, तो वहाँ पर इतनी फोर्स हमें नहीं लगानी पड़ती और वो ईजिली मूव कर जाती है। क्योंकि वहाँ जो रेडियस है, ये जो रोलर है उसका एक रेडियस भी होता है, उस रेडियस के कारण वहाँ पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू थोड़ी इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, जिस कारण से हमें कम बल लगाना पड़ता है और वो आसानी से खिंच जाती है। अगर आप ऐसे धक्का लगाना चाहेंगे तो वो आसानी से नहीं हिलेगा। उसको अगर हम खींच करके ले जाना चाहें, धकेलने की जगह खींच करके ले जाना चाहें तो वो खिंच जाएगा, लेकिन धकेलने में इतना आसानी से नहीं धकेलेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, एक तोप, नाम ही लिखा है तोप, से 40 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक गोला दागा जाता है, से
एक गोला दागा जाता है। गोला दागने के तुरंत बाद दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जिनके द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम व 4 किलोग्राम है। 6 किलोग्राम एवं 4 किलोग्राम है। भारी टुकड़ा अविस्फोटित गोले के वेग की दिशा में 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। हल्के टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। हल्के टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, ये सिंगल क्वेश्चन मत समझना इसको, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इस टाइप, ये एक टाइप है क्वेश्चन की। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ टाइप। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, बन करके आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मेथड समझे। पर्टिकुलर क्वेश्चन समझने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि मेथड समझिए कि क्या मेथड है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक तोप है, उससे 40 मीटर पर सेकंड का एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई एक गोले को दागने में, है ना। तोप से एक गोला दागा गया और उसको 40 मीटर पर सेकंड का एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई। गोला दागने के तुरंत बाद दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही उसको दागा वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिनके मास 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है। इनमें से जो भारी टुकड़ा है, भारी टुकड़ा अविस्फोटित गोले के वेग की दिशा में, उनमें से एक अविस्फोटित है और वो भारी वाला यानी 6 किलोग्राम वाला 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगता है उसकी दिशा में। तो हल्का जो टुकड़ा था उसका वेग ज्ञात करना है, उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, कितनी वेलोसिटी होगी। संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ ही लिया है ना। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग हमेशा बराबर रहता है। तो जब सिंगल गोला था उसका जो संवेग होगा और जब वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, उनका जो दोनों का संवेग है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, वो बराबर होना चाहिए। तो यही नियम इस तरह के क्वेश्चन में लगाया जाता है। ठीक है, इसी नियम का फायदा हम इस तरह के क्वेश्चन में उठाते हैं। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम कि गोले का संवेग बराबर इज इक्वल टू किसका, टुकड़ों का, दोनों टुकड़ों का संवेग, दोनों का संवेग। ठीक है, अब गोले का संवेग कितना होगा, बहुत सिंपल है। इसका जो मास है m और वेलोसिटी v है मान लेते हैं, क्योंकि संवेग क्या होता है यानी मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, दोनों का ये कितना होगा m1 u1 मान लेते हैं इसको, प्लस m2 u2, ये पहले का और ये दूसरे का। क्लियर, तो टोटल इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि संवेग हमेशा बराबर होगा। अब यहां पर क्या निकालना था आपको, निकालना क्या है, छोटे यानी हल्के गुटके का, हल्के टुकड़े का वेग ज्ञात करना है।
हल्के टुकड़े को m2 मान लेते हैं, तो u2 आपको निकालना है। सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं u2 आपको निकालना है। m1 की वैल्यू आपकी थी 6 किलोग्राम, m2 की जो वैल्यू है आपकी वो 4 किलोग्राम है, ठीक है। और u1 की जो वैल्यू है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, और जो v है ना, ये क्या है, जो सिंगल गोला था उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अब यहां पे बात रहती m कितना होगा। भाई हम ये मानते हैं कि लॉस तो कुछ हुआ नहीं होगा, जब सिंगल जो गोला था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसमें लॉस तो कुछ हुआ नहीं है। तो 6 + 4 यानी जो कंप्लीट था वो कितना था, 10 का होना चाहिए। तो 10 किलोग्राम यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 10 किलोग्राम। इसको आप 10 लिख लें, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 6 + 4 इंटू v कितना है 40 इज इक्वल टू m1 6 इंटू 80 प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 4 इंटू u2। यहाँ से आप u2 की वैल्यू निकाल लें। u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 480 प्लस 4u2। यहाँ से 4u2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 80। तो देयरफॉर यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए, u2 इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से -20 मीटर पर सेकेंड। तो -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। तो इस तरह से देखिए आप कितना क्वेश्चन इजी था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन हो, लेकिन पैटर्न यही होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कराए हैं वो सब इन्हीं पैटर्न्स पर आधारित होंगे, और आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने वाले, क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल हैं, और वही क्वेश्चन है जो हाई स्कूल लेवल में पूछे जाते थे, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर से तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। आपको बस ज़रूरत क्या है कि इस लेक्चर को ध्यान से देखें, और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन क्वेश्चन को और उस टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लें अच्छे से, और तैयार करने के बाद आप देखें कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अब हमारा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इसी तरह से आप लगातार चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करते चले जाएंगे। मैं आपके साथ हूं, साथ साथ हम करते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप अवॉइड ना करें, क्योंकि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ ये चाहते हैं कि पास होना है तो उस चैप्टर को जरूर करें, क्योंकि उस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दे करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर उससे हल्का है, चैप्टर आसान है, लेकिन वो चूंकि पहले से ऐड हुआ है, ये नया ऐड हुआ है चैप्टर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो चैप्टर ऐसा है कि उस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से करें। इस चैप्टर में क्वेश्चन कम हो सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये फ़र्क है बस, ठीक है। तो अपनी तैयारी को पूरी तरह से करते रहें। ये बस आपके लगभग टोटल मिलाकर के कुल 15 दिन हैं। इन 15 दिन की मेहनत आपको लॉन्ग टर्म में खुशी देगी, तो इसलिए आप तैयार करते रहें चैप्टर्स को, और अपनी तैयारी को पूर्ण करते रहें, कंप्लीट करते रहें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। और रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, अगर रजिस्ट्रेशन ना भी किया हो किसी ने तो उसको जरूर कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका नाम आता है तो आपको वो प्राइज मिलने के हकदार होंगे। तो रेगुलर, बैक, लेटरल एंट्री, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। लेटरल एंट्री के हों आप, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हों, सभी आप इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, जो आपके टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। उसका लिंक जो दिया गया है वो टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और उसके बाद अपनी साथ साथ तैयारी करते रहें, और इन लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट उठाएं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस ब्रह्मास्त्र बैच के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।